चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। देखो क्या बोलता है इंट्रोडक्शन के पार्ट में, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फॉल टू फैसिनेटेट अस, फेल टू फैसिनेटेट अस। यानी जो फ्लावर्स पढ़ते ना अपन ने क्या पढ़े कि प्लांट के अंदर कौन से रहते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो, है ना। तो एंजियो क्या है उसमें से, एंजियो आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो उसी फ्लावर की बात करा। अभी अपन क्या करने वाले, पूरे प्लांट्स की यानी एंजियोस्पर्म की जनरली मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले और उसी की एनाटॉमी पढ़ने वाले। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल, जैसे पेन है तो पेन का एक्सटर्नल अपीयरेंस कि भाई ढक्कन के अंदर किस तरीके का शेप है, कलर कौन सा है बाहर से, है ना, कितने खांचे बने हुए हैं, सारी चीजें ये बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और एनाटॉमी यानी इसको काट कर अंदर देखना कि इसका मटेरियल किस चीज से बने हुआ है, कितनी लेयर्स है ना, यानी अंदर के साइड में इंक इसका शेप क्या है, सारी चीजें। ठीक है, चलो तो अपन एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे और एनाटॉमी भी देखेंगे। तो पहली लाइन क्या बोलती है अपने को, देखो, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेटेट अस। यानी इतनी सारी फ्लावर्स की किस्में हैं, इतने सारे फूल है जो हमको लुभाने में, हमको एक खुश करने में कभी फेल ही नहीं होते बोलते, है ना। यानी हमेशा हमको खुश करते रहते। इतनी तरीके अलग अलग फ्लावर है। फिर तुमको कभी तुम नर्सरी चले गए या फिर तुम फूलों की दुकान पे चले गए तो वहाँ पर तुमको कई तरह के फूल दिखते हैं, उससे खुशी महसूस होती है ना, उससे एक हैप्पीनेस फील होता है। तो वही बात बोल रहा कि फ्लावर्स के पास में इतने, पहली लाइन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो है नहीं उसमें, है ना, सिंपल समझने के लिए बस इंट्रोडक्शन चालू करता कि भाई फ्लावर्स इतने तरीके के हैं जो हमको हमेशा खुश करते रहते हैं, सिंपल। Even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure of or morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruit. देखो, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, जैसे नीम का ले लो, बबूल का ले लो, है ना, या फिर तुम कोई दूसरा बोल लो, है ना, जैसे अपन कैलोट्रॉपिस बोल देते, पपाया बोल देते, कुछ भी हो, कोई भी एंजियोस्पर्म, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकती है लेकिन कुछ चीजें बेसिक सेम रहेगी। कौन सी, रूट्स, जड़ तो सब में रहेंगी, है ना, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, है ना, और फ्रूट, तो ये कॉमन है, ये सब में कॉमन रहेंगे। तो पहली दो लाइन यही बोलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इन चैप्टर 2 and 3 वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। अब अपन पहले चैप्टर 2, 3 में नहीं, फर्स्ट से ही देखते रहे अपन, पहले में भी क्लासिफिकेशन पढ़े, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और एनिमल किंगडम चौथे में भी क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है अपने को। ठीक है ना, चलो। तो उसने बताया कि दूसरे और तीसरे में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े, बोलता वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स। यानी वहां पर जो क्लासिफिकेशन पढ़े हमने वो किस पर पढ़े थे, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना, जैसे अपन ने उनका कर दिया, किसका, एल्गी, ब्रायोफाइट, तो जो बहुत छोटे हैं उसको एल्गी बोल दिए, जिनके पास रूट वगैरह कुछ भी नहीं है ना, जो थोड़े बड़े हैं, फिलामेंटस है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते तो उनको ब्रायोफाइट बोल दिए। टेरिडोफाइट जो छोटे छोटे प्लांट है, रूट भी है, स्टेम भी है, लेकिन पहली मर्तबा रूट आई। तो ये सारी चीजें यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के और अदर कैरेक्टर्स की बेसिस पर अपन ने उनको क्लासीफाई किए थे, बोलता। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. यानी किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए हमको कुछ टेक्निकल टर्म की जरूरत रहती है और कुछ डेफिनेशंस की जरूरत रहती है, जिसकी बिना पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना। यानी मैंने बोल दिया, चलो फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बुक्स रखी हुई लाइब्रेरी है, चलो मैंने बोल दिया क्लासिफाई करो, तो तुम कैसा क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले तुमको हाँ एक कैरेक्टर उठाना पड़ेगा ना। जैसे तुमने बोलेगा नहीं मैं बुक को उसकी साइज के बेसिस पर क्लासिफाई करता, तो तुमने क्या करे, जो सबसे मोटी मोटी बुक थी उसको अलग रख दिए, फिर थोड़ी पतली उसको अलग रख दिए, फिर थोड़ी पतली, इस तरीके से करे। या फिर तुमने बोल दिया कि मैं सब्जेक्ट वाइज क्लास, यानी सबसे पहले तुमको कैरेक्टर लेना पड़ेगा, है ना। तो वही बात बोल रहा है कि भाई फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट, किसी भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट बोलेगा कामयाब कोशिश, है ना, तो किसी भी कामयाब कोशिश क्लासिफिकेशन में अगर तुम कभी भी चाहते कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई कर सके, किसको बोलेंगे, बोलो प्रॉपर क्लासिफिकेशन किस चीज को बोलेंगे, अपन क्लासिफिकेशन करते क्यों। हाँ, जैसे मैंने बोला कि लाइब्रेरी, जैसे ये अपनी किताबें है ना, ये सारी है, अब मैंने सब बिखेर कर यहाँ पर रख दिया, तो फिर पूरा रूम भर की किताबें अपने पास में मैंने ऐसा लाकर रख दिया,
और तुमको बोला जाओ तुम तुम्हारे नीट का पढ़ना चालू करो किताबों में से, तुम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर मैंने क्लासीफाई कर दिया, सेक्शन बना दिया कि कॉमर्स का सेक्शन, साइंस का सेक्शन, आर्ट्स का सेक्शन, है ना, मैथ्स सेक्शन, तो क्या आप तुम पढ़ पाएंगे आसानी से आकर? तो इसका मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन तुम्हारी स्टडीज को आसान बनाता है ना। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो इतना परफेक्ट हो जिससे तुमको एकदम, जैसे कोई भी ग्रुप के एक मेंबर को पढ़ ले सारे फीचर्स मिल जाए, उसको बोलते हैं सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। किसको बोलते हैं बोलो? सक्सेसफुल। जैसे तुमने साइंस मैंने लिख के पहले मैंने यहाँ पर ऐसा बोर्ड लगा दिया, नीट की बुक्स, तो तुम वो सेक्शन में चले गए, तुमको हर बुक मिल गई नीट की, है ना। इसी को तो कामयाब बोलेंगे ना। अब तुम नीट के सेक्शन में जा रहे हो और तुमको मैथ्स की बुक्स मिल रही वहां पर, कॉमर्स मिल रहा, तो ये क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, है ना। तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। प्रॉपर क्लासिफिकेशन किस चीज को बोलते हैं कि तुमने उस ग्रुप के सिर्फ एक मेंबर को पढ़े, तुमको सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। जैसे अपन पढ़ते ना, जैसे एंजियोस्पर्म में बोल दिया मैंने कि फ्लावरिंग प्लांट है, तो चाहे वो कोई भी हो, उनके पास रूट रहती है, स्टेम रहती है, लीफ रहती है, सारी चीजें रहती है। तो चाहे वो कोई भी एंजियोस्पर्म हो, चाहे वो पपैया का झाड़ हो, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे बबूल, कोई भी एंजियोस्पर्म हो, उनके पास में सबके पास रूट रहेंगी, सबके पास स्टेम, सबके पास लीफ, यानी कुछ कैरेक्टर सबके कॉमन रहेंगे उसके अंदर। तो एक को अगर पढ़ लेंगे तो सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर इतनी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है, अपन हर किसी को उठाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अपने को क्लासिफाई करना पड़ता है चीजों, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए, एक सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन के लिए बोल रहा है, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स। क्या बोला? स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हमको कुछ टेक्निकल टर्म्स की और कुछ डेफिनेशन की जरूरत। जैसे टेक्निकल टर्म क्या होगी? जैसे टेक्निकल टर्म फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर, है ना, और अपन ने बोले स्टेम, हाइट वगैरह, इस तरीके से जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, ये टेक्निकल टर्म्स हो गई जिसकी बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन करते। यानी पूरी बस ऐसी बातें चली, तुमको सारी चीजें मालूम है, इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं, बस पढ़ो और बोलो। देखो पहली लाइन में क्या बोला? कुछ भी नहीं। उसने बोला कि फ्लावर तुमको खुश कर दे, ठीक है, खुश करते। दूसरी लाइन में क्या बोलते हो? दूसरी लाइन में बोलता कि भाई मॉर्फोलॉजी को, अगर हम एंजियोस्पर्म के सारे एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखें तो सब में कुछ कैरेक्टर कॉमन रहते हैं, स्टेम, रूट, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये जो दो लाइन थी बाकी, इसमें क्या बोलता है कि हम पिछले दो सबक से मॉर्फो क्लासिफिकेशन पढ़ते आ रहे। क्लासिफिकेशन के लिए कुछ चीजों की जरूरत रहती है। कौन सी चीजों की? कुछ टेक्निकल टर्म्स की और कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की। किसकी? टेक्निकल टर्म, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं जिससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुमने ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है पूरा भी स्किप कर दी, एक मरतबा पढ़ो, उसके बाद डबल से कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलो, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एट एडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरमेंट। यानी हमको कुछ ऐसी भी चीजें मालूम है बोलते कि प्लांट ने अपनी जरूरत के हिसाब से अडेप्ट कर लिया। क्या करा? अपनी, जैसे कंगारू देखेंगे तुमने, कंगारू के पास में क्या रहती है? थैली रहती है ना। दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास में रहती नहीं रहती। अब उसको उस चीज की जरूरत थी तो उसमें खुद ब खुद थैली अडेप्ट हो गई, ऐसा मानती है साइंस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेर है, अब शेर के पास में तुम बकरी के जैसे दांत दे देंगे तो क्या कभी गोश्त खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। और फिर बकरी के पास में शेर के जैसे दांत दे देंगे तो क्या कभी घास खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने चीजें अडेप्ट करे बोलता। तो वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज एडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरमेंट। तो हमको ये भी चीज जानने की जरूरत है कि कौन से पार्ट में कौन सा पार्ट अडेप्टेशन के जैसे अलग हो गया। जैसे देखो, रूट सबके पास में, रूट नीम के पास में भी है, रूट पपाया के पास में भी है, रूट अपना गेहूं के पास में, चावल, सारे प्लांट के पास में लिए रूट है ना। लेकिन कुछ रूट मॉडिफाई होती, जैसे तुमने देखे अपने वो घास की रूट निकाल के दिखाया था मैंने, है ना, कैसी रहती एकदम फाइबर्स, बारीक बारीक, और मूली कैसी रहती है अपनी, इतनी मोटी, है ना। तो दोनों में फर्क आया कैसा हो? गाजर देखे तुमने, गाजर भी तो रूट ही है, और जो गेहूं में है वो भी क्या है? रूट ही है। टैप रूट है ना, बिल्कुल, टैप रूट तो उसका एक नाम हो गया ना। लेकिन बात क्या कर रहा मैं कि उन्होंने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर दिया। तो वो चीजें भी हमको समझना जरूरी है। जैसे लीफ है, पत्ता देखे ना अपने, पत्ता कैक्टस में पत्ते जैसा कुछ रहते हैं, उसमें पत्ते जो है ना कांटे बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये मॉडिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर को चेंज कर लेना जरूरत के हिसाब से। तो ये भी चीज जानने की जरूरत है कि कौन सा प्लांट कौन सी जरूरत की वजह से अपने पार्ट्स को चेंज कर लेता है ना, जरूरत के हिसाब से उसको मोड़ देता, जरूरत के हिसाब से उसको अलग कर लेता, ठीक है। चलो,
तो हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। अडेप्टेशंस टू वेरिएशन, हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। अब देखो क्यों होता है अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्यों करते हैं, जरूरत कौन सी पड़ती है। जैसे देखो अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, अब वो कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर उनकी जरूरत बन गई। जैसे अपना कैक्टस, अब कैक्टस इतना बड़ा पत्ता रखेंगे अपने पास में, इतना बड़ा, पहले तो डेजर्ट में रहता है ना, डेजर्ट में रहता है, उसके पास में पानी की पहले ही कमी है। अब वो अगर इतनी बड़ी पत्ते की सरफेस रखेगा तो सारा पानी यहाँ से निकल जाएगा, इवेपोरेशन के जरिए, हाँ ट्रांसपीरेशन के जरिए भाप बनकर पूरा पानी उड़ जाएगा। तो कभी इतना बड़ा पत्ता रख ही नहीं सकता। या फिर तुमने देखे होंगे बोगनविलिया, जो वो गुलाबी कलर के से, हाँ वो गुलाबी कलर के फूल आते हैं ना, कागज के फूल, फूल बोलते हैं उसको। तो वो कागज, उसके अंदर कांटे रहते हैं। वो कांटे क्यों रहते प्लांट के अंदर, क्योंकि कोई भी ये जो गाय भैंस है बकरी है उसको खा ना सके, सिंपल। तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपनी हैबिटेट के लिए क्या करे, अडेप्टेशन करे। जैसे हैबिटेट के लिए कर सकते, जैसे वो इस जगह उस जगह पे रहते, जैसे एक वो है अपन, आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले अपन बात है ना। जैसे देखो एक प्लांट रहता, उसका नाम है राइजोफोरा करके, है ना, निमेटोफोर राइजोफोरा प्लांट है, उसके अंदर निमेटोफोर से रूट रहती है उसकी, ठीक है बिल्कुल। तो वहां पर क्या होता, मार्शी एरिया रहता है, यानी इतनी दलदली इलाका रहता या फिर इतना खारा पानी, इतना गंदा पानी रहता कि अंदर ऑक्सीजन मिलती ही नहीं। तो वो क्या करती, उसकी रूट ऐसी बाहर निकल जाती, ऐसे बाहर निकल जाती है उसकी रूट। ये भी देखेंगे अपन पढ़ने वाले। ये सारा प्लांट है अपना और उसकी रूट बाहर निकल, क्यों, क्योंकि अंदर का पानी इतना गंदा है, इतना खराब है, उसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि रूट को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही होगी, है ना, तो इसलिए बाहर निकल गई। तो ये हैबिटेट की वजह से अडेप्टेशन है। ऐसा नॉर्मल दिखता है कि अपने को ऐसी रूट कभी देखी तुमने प्लांट के बाहर निकली हुई, पपैये का झाड़ देख रहे हो रूट ऐसा बाहर आ गई, नहीं, रूट तो अंदर जाती ना, लेकिन इसकी रूट ऊपर आती है, ऐसी ऐसी ग्रो कर, जैसे स्टेम ग्रो करती है ना, उस तरीके से थोड़ी थोड़ी ऊपर आकर ग्रो करती है इसकी रूट्स। क्यों करी ग्रो ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जगह इतनी खराब है कि रूट को अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दम घुट रहा था उसका, तो दम घुटने की वजह से वो बाहर आ गई यहाँ पर, ठीक है, आई बात समझ। तो ये हैबिटेट की वजह से अडेप्टेशन है ना। इस तरीके से मैंने बोला प्रोटेक्शन के लिए। अभी बताया तुमको मैंने, जैसे गुलाब का फूल तो देखे ना यार, गुलाब है ना, तो गुलाब में क्या रहते, कांटे रहते, वो क्यों रहते, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी हर्बीवोर्स वगैरह कोई, अगर गुलाब में कांटे ना रहते फिर वो मजा ही नहीं है गुलाब का, गुलाब गुलाब कहलाए नॉर्मल फूल बन जाएगा। तो फिर ना गुलाब में कांटे होने की वजह से स्पेशल है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, आई बस समझ। तो ऐसा, चलो ये बात हो गई। उसके बाद में क्या बोले अपन ने, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। अब बहुत सारी बेल देखी होंगी तुमने, बेल, झाड़ों पर जो बेल लगती है ना अपनी, तो वो क्या करती है, चढ़ती है ऐसी, किस वजह से चढ़ पाती हो, उसके पास में एक स्ट्रक्चर रहता, हाँ अडेप्टेशन, वो अपनी स्टेम को अडेप्ट करती है, उस तरीके से चढ़ने लायक बनाती है, इस वजह से चढ़ पाती है। तो ये अडेप्टेशन किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, क्लाइंबिंग के लिए। तो देखो प्रोटेक्शन के लिए अडेप्टेशन हो सकता है, वो कुछ ऐसी जगह पे रहेगा जहां पर उसको जरूरत है, तो अपनी जगह की वजह से अडेप्टेशन हो सकता है, हैबिटेट की वजह से। और तीसरा क्लाइंबिंग, है ना, और चौथा स्टोरेज, कि भाई उसको फूड स्टोर करके रखना है, उसलिए भी अडेप्टेशन होता है। तो गाजर मूली ये सारी चीजें क्या है, ये अडेप्टेशन है, हाँ ये अडेप्टेशन है, इसको अपन इसमें पढ़ना है। ये स्टोरेज का, वो अपने आप में फूड स्टोरेज करता है ना, अपन क्यों खाते हैं उसको, अपन ने कभी नीम की रूट खाई है, पपैया की खाए, कभी खाए, सीताफल की नहीं खाते, हाँ वो उसके वास्ते करता। एक्चुअल में कुदरत ने उसको दूसरे जानवरों के लिए स्टोरेज करने का बताया, लेकिन प्लांट को क्या मालूम है वो किसके लिए स्टोरेज कर रहा है, उसका फंक्शन है, उसको करना है तो वो करते रहते, अपन उसका इस्तेमाल करते। आई बात समझ, चलो। If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems and leaves। अगर तुम कोई भी प्लांट को देखेंगे बोलता, तो उसके पास में कुछ चीजें तो कॉमन रहेंगी। देखो रूट सबके पास में रहेंगी, स्टेम सबके पास में रहेंगी, साथ ही साथ क्या रहेगा बोलो, लीफ सबके पास में रहेगा। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट, और उनके ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना, जैसे टेरिडोफाइट वगैरह में नहीं रहते। The underground plant of the part of the plant flowering plant is root। अभी देखो अपन यहाँ पर जो बात करने वाले वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट की, जिम्नो की और बाकी किसकी बात नहीं करने वाले। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, यानी एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर बोला उसने, द अंडरग्राउंड पार्ट, यानी जो जमीन के अंदर रहता है, ये वाला पार्ट जो जमीन के अंदर रहता है ना, तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system। जो जमीन के नीचे रहता है वो इसका रूट सिस्टम बनाता है, क्या बोलते हैं बोले उसको, रूट सिस्टम। यानी सिंपल है, देखो
तो जमीन के ऊपर रहेगा जितना भी पार्ट, चाहे उसकी लीफ वगैरह जो सारी चीजें वो, और यहाँ पर जो क्या रहेंगी इसकी एक बड़ी सी रूट। इसके सारा रूट सिस्टम। तो जमीन के नीचे वाला रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर वाला शूट सिस्टम, बस सिंपल दो चीजें। देखो अपन अगर बात करें ना तो सबसे पहले ये थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी अपने काम का है, ठीक है। तो देखो रूट सिस्टम के अंदर अपन दो चीजें पढ़ते हैं। रूट सिस्टम, रूट सिस्टम सबसे पहले देखो ये प्लांट रहता अपना, है ना। तो ये जब सीड रहता, सीड जब ग्रो होता तो उसके दो पार्ट रहते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, है ना। तो ये दो पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन रेडिकल, इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं बोलो? इसको रेडिकल, इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। इससे अपनी शूट बनती, क्या बनती? शूट, शूट, शूट सिस्टम बनेगा पूरा, इससे रूट बनेगी। दो चीजें क्लियर हो गई। तो जब भी सीड ग्रो करेगा, जब कोपल निकलती है ना, तो उसके दो पार्ट रहते हैं, एक तो ये ऊपर जाने वाला प्लीम्यूल, उससे शूट बनने वाली है, और नीचे आने वाला रेडिकल, उससे रूट बनने वाली। सिंपल है, समझ में आए? तो ऐसी रूट, ऐसी रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से अराइज होंगी, यानी डायरेक्टली रेडिकल से निकलेंगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? रूट। नहीं देखो रूट में क्या होगी, रूट सिस्टम में फिर दो टाइप आ गया। हाँ, रूट सिस्टम में दो टाइप है, एक टैप रूट आती है, एक टैप रूट, टैप रूट, एक फाइब्रस रूट। नहीं सॉरी, फाइब्रस नहीं, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट यानी एडवांस वर्जन। एक तो टैप रूट है, ठीक है। टैप रूट का मतलब क्या होता है? टैप रूट इसकी डेफिनेशन में ही आएगा कि इट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, यानी ये रेडिकल से निकलेगी, रेडिकल से बनेगी। सिंपल बोले तो देखो ये क्या होगी, रेडिकल से, जो रेडिकल से बनेगी रूट उसको क्या बोलेंगे अपन? टैप रूट। चाहे कोई भी रूट हो, अगर वो रेडिकल से बनती है तो उसको अपन बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। चलो तो अपन टैप रूट के बारे में बोल दिए। और एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल, देखो क्या लिख सकते हैं अपन? arises from radical, हाँ, arises from radical, ठीक है, arises from radical, और ये arises from, arises from, arises from other than, radical, arises from other than radical, other than radical। जो रेडिकल के अलावा कोई पार्ट से अराइज होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? एडवेंटिशियस रूट। जो रेडिकल से अराइज होंगे उसको, देखो रेडिकल के अलावा कहाँ से अराइज होती है? जैसे स्टेम से निकल गई, कहाँ से निकल गई? स्टेम से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एडवेंटिशियस। अब देखो ये स्टेम से कभी रूट निकलती है नहीं, स्टेम से निकलती नहीं। रूट तो बनने होना अपने को कहाँ से? रेडिकल से ही। अगर वो रेडिकल से बनती है तो वो टैप रूट, वरना एडवेंटिशियस। जैसे लीफ के ऊपर रूट आ गई, लीफ पर छोटा सा बड़ा है, उसके ऊपर से रूट निकलने चालू हो गए, ऐसे ये रूट बनने चालू हो गए, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। चलो ये तो चीज समझ में आई। तो ये दो कंडीशन होगी, दो अपने डिफरेंस, एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट सिस्टम, ठीक है। इसमें एक बीच में एनसीईआरटी तीसरा भी देती है, कौन सा? अपना फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस में देखो इन दोनों में तो बेसिक डेफिनेशन है, फाइब्रस में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। फाइब्रस अराइज तो रेडिकल से होगी, लेकिन रेडिकल से अराइज होने के बाद में जो मेन रूट है ना उसकी, तो वो क्या होंगी? शॉर्ट लिव्ड रहेंगी, बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगी, और वो बाद में इस तरीके से बहुत सारी रूट के अंदर कन्वर्ट होंगी, न्यूमेरस रूट हो जाएंगे उसके अंदर, बहुत सारी रूट बन जाएंगी। इसको बोलेंगे, हाँ, यानी एक गुच्छा बन जाएगा पूरा रूट का, बारीक 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 रूट ऐसे इस तरह से। तो इसको बोलेंगे अपन फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन? ये बोले तो रेडिकल से होती है, अदर देन रेडिकल से। हाँ देखो इन दोनों में काफी डिफरेंस है, ये रेडिकल और ये अदर देन रेडिकल एकदम अलग अलग है। कि भाई एक ये बेसिक तरीके की रूट रहती है अपनी, है ना, जो रेडिकल से अराइज होती है, कि रूट जनरली रेडिकल से ही अराइज होती है। अब वो कॉन्सेप्ट से हटकर अगर तुम कुछ दूसरी तरफ चले गए, कुछ एडवांस वर्जन पे गए, तो भाई रेडिकल से अराइज ही नहीं हो रही है, स्टेम से अराइज हो रही है, लीफ से अराइज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एडवेंटिशियस रूट।
और अगर रेडिकल से तो अराइज हुई रूट, लेकिन क्या हुआ कि वो शॉर्ट लिव्ड थी। जो मेन रूट थी ना, जो अपनी बड़ी वाली रहती है ऐसी मेन वाली, और उसकी ब्रांचेस रहती, तो ये रूट शॉर्ट लिव्ड हो गई, वो छोटे टाइम के लिए रही, है ना। और एकदम शॉर्ट लिव्ड होने के बाद में वो छोटे 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 बहुत सारे रूट्स में कन्वर्ट हो गई, तो इसको बोलेंगे अपन फाइब्रस रूट। ऐसा देखो, मेन वाली कन्वर्ट हो गई। मेन वाली बहुत सारी रूट्स में कन्वर्ट हो गई, उसको बोलेंगे अपन फाइब्रस रूट। इतना है बेसिक डिफरेंस। हाँ, रेडिकल से ही होती वो भी, लेकिन जो मेन रूट है उसकी वो कन्वर्ट हो जाएंगी दूसरे रूट के अंदर, उसको बोलेंगे अपन फाइब्रस रूट। आई बात समझ। तो यहाँ पर एनसीईआरटी डेफिनेशन भी देता है उसकी फाइब्रस रूट की। देखो यहाँ पर पेज नंबर 66 पे दिया फाइब्रस रूट की। द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज इन द व्हीट प्लांट। और ये अपने को कहाँ से देखेंगे, देखो अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से अराइज हुई, इसका मतलब स्टेम के बेस से, तो ये रेडिकल से नहीं हुई, रेडिकल से ही हुई है, लेकिन क्या होगी, बहुत सारे इसमें कन्वर्ट होगी, छोटे 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 इसके अंदर कन्वर्ट होगी। सिंपल। अपने वैसे इसमें एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही याद रखना है, ये नहीं भी याद रखे चलता, लेकिन ये देखो ये दोनों जो है टैप रूट सिस्टम और एडवांटेशियस रूट सिस्टम, ये दोनों समझ में आए तुम्हारे को कि टैप का को बोलेंगे जो रेडिकल से अराइज होंगे, और एडवांटेशियस का को बोलेंगे जो अदर देन रेडिकल अराइज। चलो ठीक है। एक मतलब क्या करते हैं एनसीईआरटी को समझे, लास्ट में देखेंगे उसकी जो नोट्स वगैरह है ना, वो मैंने स्पेशली सिर्फ एनसीईआरटी की बना के रखा। अपने को याद तो वही रखना है, लेकिन एक मतलब एडवेंटिशियस फाइब्रस वालों को इनका क्लासिफिकेशन देखो देख ही रहते अच्छे, ठीक है। चलो देखो रूट के बेसिक फीचर क्या क्या है, देखो ये जो तुम पढ़ा रहे हो तुम्हारे नोट्स में हाँ है नहीं, नोट्स में लिखा पूरा है ना, इतना प्रॉपर तरीके से लिखे हुआ नहीं है, तो इसकी तुमको समझ में आएगी राइटिंग तो बहुत अच्छी बात है। सब मैं इसके ऊपर लिखते चलता तो फिर तुमको क्लियर हो जाता है सारी चीजें ना, एक बार तब इस पर लिख लेंगे तो काम खत्म। तो स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए अभी नहीं, जब हम लिख लेंगे मना लेंगे उसके बाद लेना, ठीक है ना। देखो अब देखो नोट्स में क्या क्या है वो सारी चीजें तुमको प्रॉपर तरीके से लिखा देंगे। देखो सुनो मेरी बात, अपन मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी क्या बोले अपन ने, अब देखो यहाँ से चालू करते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या को बोले अपन ने, एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, सिंपल है। हाँ नहीं, जनरली मॉर्फोलॉजी की बात करें ना, तो मॉर्फोलॉजी किसी की भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अपन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स, बाकी कोई टेंशन लेना नहीं, चाहे वो किसी का भी हो। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे तो वो अलग चीज होगी। अपना जो चैप्टर है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन अगर हम बेसिक मॉर्फोलॉजी की बात करें तो किसी पर भी फिट आती है ना। चलो अब देखो फ्लावरिंग, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या है एक्चुअली में बोलो, एंजियोस्पर्म है, तो वो क्या है, इसकी मेन स्टेज क्या है, इसकी मेन स्टेज स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट बिल्कुल। तो यानी जो हम प्लांट देखते हैं एंजियोस्पर्म का, पपैया का, सीताफल का, किसी भी चीज का, तो वो क्या देखते हैं एक्चुअल में, उसका स्पोरोफाइट दिखता है, क्योंकि गैमेटोफाइट तो बहुत छोटा स्टेज रहता है, वो जो पोलन ग्रेन रहता है इसका उतना गैमेटोफाइट स्टेज रहता है छोटा सा है। तो ये हम बड़ा सा प्लांट देखते हैं ये स्पोरोफाइट, तो हम इसका मतलब काय की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में। हाँ मॉर्फोलॉजी का भी मदद करती है हमको टेक्सोनोमिक स्टडीज के अंदर, यानी क्लासिफिकेशन करने में। जितनी अच्छी तरीके से अपन देखेंगे कि भाई कौन सा प्लांट कैसा है, तो उतने अच्छे से उसको अपन क्लासिफाई कर पाएंगे। आंखें बंद करके मैंने बोल दिया तुम, चलो कोई दिए नहीं मैंने, बस किताबों का नाम लिख दिया मैंने तुमको, किताबों का नाम बोल दिया, चलो ये किताबें, अब इनकी वो करो क्लासिफिकेशन, तो क्या तुम अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोई भी ईरान तुरान नाम बोल रहा मैं तुमको, कुछ भी तुमको बोला चलो अब क्लासिफाई कर दो मेरे को किताबों को, तुम कर पाएंगे नहीं। जब उसको तुम देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, उसकी मॉर्फोलॉजी उसके अंदर क्या है देखेंगे, तो तब जाकर तुम एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, जिसकी मदद से उन किताबों को जो भी पढ़ेगा तो उसको आसानी हो पाएगी। अगर तुमको मैंने नाम लिख के दिया एक लिस्ट और बोला चलो क्लासिफिकेशन करो, तुम कोई भी किताब को किसी भी साथ में रख देंगे, मैथ की किताब को तुम रख देंगे पोइट्री के साथ में, फिर नॉवेल के साथ में, तो वो जमने वाला है कि नहीं, है ना ऐसा। चलो तो टेक्सोनोमिक स्टडीज में इससे मदद होती है। अपन ने फिर पूरे प्लांट के दो पार्ट देख लिए, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। जो ग्राउंड के ऊपर रहता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं, ग्राउंड के नीचे वाले को रूट सिस्टम बोलते हैं। अब देखो प्लांट के स्ट्रक्चर दो रहते हैं, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर रहता है उसका, प्लांट देखो यहाँ से लिखा है ना, प्लांट स्ट्रक्चर। तो प्लांट के दो स्ट्रक्चर है, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। बोलो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आएगा, फ्लावर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आऊंगा फ्लावर, फ्रूट, सीड, ठीक है। फ्लावर
क्योंकि देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट का, फ्लावर ही है ना, ठीक है। तो फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो सीड, तो ये तीनों भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी ये रिप्रोड्यूस करने में, फ्लावर को जनरेशन बढ़ाने में मदद करने वाले। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, उससे एक बाई प्रोडक्ट फ्रूट और मेन सीड बनने वाले। उसका मकसद सीड बनाना था, लेकिन फ्रूट क्यों बनाया मैंने बताया था तुमको। अगर वो सीड ही बनाता तो अपने कोई काम कर रहा था, बोलो। अगर सेब का प्लांट सिर्फ सेब के सीड बनाता तो क्या कभी अपन सेब के सीड को घर को लाके लगाते, कभी लगाते? तुम वो सोचो, अपन सेब को क्यों लाते? क्या 100 रुपए किलो, 150 रुपए, 120 रुपए किलो सेब के बीज लाते अपन घर पे? कभी नहीं लाते, क्योंकि उसका कभी यूज ही नहीं रहता ना अपने को। अपन क्यों लाते सेब? क्योंकि अपने को उसका फ्रूट खाने मिलता है। तो इसीलिए फ्लावर जो फ्रूट जो बना, उसका मकसद भी ये है कि जो खाने वाले जो मैमल्स है उनको क्या वो फूड के तौर पे फ्रूट को इस्तेमाल कर, और उसकी वजह से वो अलग अलग जगह जगह सीड को डालें। कि तुम स्पेशली तो कोई सीड लाके डालेंगे नहीं, तो फुर्सत है नहीं इंसानों को, उनके तो काम बड़े बड़े है ना। तो इसलिए यही चक्कर में फ्रूट की लालच में वो फ्रूट लाएगा, फ्रूट की लालच, और साथ में सीड भी डालेगा, फिर सीड को कई बार भी फेंक देगा तो खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा, है ना वास्तव। हाँ, जिसकी उसको फसल होती है, जैसे चावल गेहूँ, उसकी तो करता है वो, लेकिन दूसरा करता है कभी नहीं करता। बोले अगर आम की गुठली रहती है झाड़ों पर लटकी हुई, कभी अपन लाते हैं तो चलो नहीं आम की गुठली लाएंगे, बहुत काम की चीज है, ऐसा नहीं, नहीं मतलब नहीं, देखते बढ़ जाए चूल्हे में, है ना। इसीलिए तो जिम्नोस्पर्म खत्म हो गए ना। जिम्नोस्पर्म क्यों खत्म हुए? पहले एक टाइम पर जिम्नोस्पर्म का पूरा राज था दुनिया के ऊपर, यानी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म थे, लेकिन अब क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो फ्रूट नहीं देते, और हमारे काम की जो चीज नहीं देती है तो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, फिर कैसी हो क्या हो, ठीक है। चलो, तो ये तीनों उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फ्लावर से फ्रूट और उसके अंदर सीड, ठीक है। अब वेजिटेटिव में तुम बोलो, चलो कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, बिल्कुल। ये तीन क्या हो गए? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले काम की चीज तो तुमको दोनों समझ में आ गए, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखो इन सबकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने अपने को, बाद में लेना टाइम ले सकते हैं ना। देखो रूट की पढ़ सकते हो तुम, हर चीज की मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, यानी प्लांट का रूट उठा लेंगे, रूट एक टॉपिक उठाएंगे, कितनी तरीके की रूट रहती है, कौन सी रूट रहती है, किस किस फॉर्म में रहती है, वो सारा पढ़ेंगे। फिर लीफ, फिर स्टेम, इस तरीके से सारा ऐसा पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल, सब फ्लावर की हर किसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले। अब देखो, अब रूट के बारे में कुछ बेसिक फीचर्स देखे, रूट के बारे में कुछ बेसिक फीचर्स देखे रहे। कौन से रूट के बेसिक्स क्या है? सबसे पहले रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। क्या बोले? रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। ये पहला पॉइंट है ना। तो ये जो कोपल रहती है ना, उसके अंदर मैंने दो पार्ट बोला, एक लिम्यूल, एक रेडिकल। तो लिम्यूल से क्या होगा? शूट, और रेडिकल से रूट। लिम्यूल, रेडिकल से रूट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो पहला पॉइंट यही है उसका। अब दूसरा पॉइंट देखो कि नोड एंड इंटर नोड्स एब्सेंट। अब देखो, तुमने गन्ना देखे ना, गन्ना, हाँ? गन्ने में ये जो दिखता है तुमको स्ट्रक्चर ऐसा, इसको अपन गार्ड बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअल में क्या रहती है, उसको नोड बोलते हैं। एक्चुअल में क्या रहती है वो? नोड। तो नोड एक्चुअल में कहाँ दिखती है तुमको? जनरली वो स्टेम पर दिखती है। तो गन्ने की नोड एकदम कॉमन है, वो तो सबको जानते हैं, दूसरे प्लांट पे अपन गौर करते नहीं करते, लेकिन ये प्लांट पे अपन जरूर गौर करते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर रहता है, बस यही स्ट्रक्चर नोड है। तो रूट में कभी तुमको ऐसे नोड नहीं दिखने वाले। जैसे गाजर होगा, मूली होगा, तो उसमें कभी नोड ही नहीं आने, उसमें कभी गांठ नहीं आती। हाँ, सारे रूट तुमने कभी देखेंगे गाजर में से बीच बीच में जैसे स्टेम, जैसे गन्ने में रहता है, गाजर में कभी देखेंगे? गाजर तो खाए ना अपन ने। तो अपन ने जो चीजें पढ़े, जो चीजें अपन ने एक्सपीरियंस करे, उनसे अपन सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो स्टेम है ना, ये जो नोड का जो फीचर है, वो स्पेसिफिकली स्टेम का फीचर है। किसका? स्टेम का। तो रूट पे तो वो कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा। लीफ में भी रहेगा, ये तुम सोचो, कभी लीफ में रह सकता क्या? लीफ में कोई लीफ ऐसा देखे जिसमें नोड दिख रहा है तुमको? लीफ में भी नहीं रहता। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो अपन ने बोले नोड्स एंड इंटर नोड। एब्सेंट है ना, ठीक है। इंटर नोड का मतलब क्या होगा बोलो? दो नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर है। देखो ये नोड हो गई अपनी
इसको लिखने में नोड, इन बिटवीन टू नोड्स। ये भी नोड हो गई। और ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरनोड। इंटरनोड। आगे बात समझ में आता है? ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, देखो आ रहा समझ में? नोड इंटर नोड कहाँ पर रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो रूट में ना ही नोड है ना ही इंटर नोड है, पूरा पूरा रूट है सिंपल, कोई नोड इंटर नोड जैसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तीसरा पॉइंट क्या बोले? रूट रूट पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। अब इसका मतलब समझ लो, एनसीईआरटी में तो है नहीं। अब तुम्हारी जो रूट ग्रो करती है, ग्रेविटी किधर रहती है? अर्थ के सेंटर के अंदर रहती है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता। तो रूट कभी भी ऐसा नीचे ग्रो करती है, कभी ऊपर आती देखेंगे जनरली नहीं देखे। नॉर्मल तौर पे रूट हमेशा कहाँ ग्रो करती है? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, सिंपल। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, पानी रूट क्यों ग्रो करी जमीन के अंदर? बोलो पानी की वजह से, पानी होना इसलिए ना, तो इसलिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं। और निगेटिव फोटोट्रॉफिक, क्या कभी सूरज की रोशनी की तरफ रूट को ग्रो करते देखा नहीं? तो जिधर रोशनी रही उसका उल्टा ग्रो करती है। तो वैसा एक काम करेंगे अपना, बताने के लिए बता दिया मैंने, सिंपल। और बोलो, रूट में कोई फोटोसिंथेसिस करना है क्या अपने को? रूट कभी खाना बनाती नहीं बनाती, रूट का काम ही नहीं है खाना बनाना। रूट का काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल भी एब्सेंट रहेगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल एब्सेंट, नॉन ग्रीन। प्लास्ट एंड क्लोरोफिल क्या है बोलो? एब्सेंट है, एब्सेंट। बस इतने पॉइंट तुम्हारे को बेसिक रूट के बारे में याद रखना है। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे बोलो, ये सारे पॉइंट की वजह से क्या हो जाएंगे? नॉन ग्रीन। कभी भी रूट को तुमने ग्रीन कलर की देखी नहीं? देखी। मूली, मूली है, अब हो सकती थी ना ग्रीन, रहती कि नहीं रहती? कौन सी कलर रहती? सफेद। गाजर रेड रहता। शलजम, शलजम भी देखे होंगे, बीट बोलते हैं जिसको, वो क्या रहता? एकदम जामुनी कलर का, अलग ही थोड़ा रहता ना। हाँ नहीं, रतालू इज नॉट अ रूट। जब अपने मीठा आलू या रतालू जो शकरकंद, वो रूट नहीं है। वो पढ़ने वाले इस सबक में क्या है, लेकिन वो रूट नहीं है, इतना याद रखो सिर्फ। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल एब्सेंट रहेंगे, इसीलिए वो नॉन ग्रीन रहेगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, सारे बेसिक फीचर फ्रूट के। चलो ले लो मेरे पास।